उल्लासनगर शहर इंसानों के रहने के लायक नहीं है। इंसान जितना भ्रष्ट होगा उतना लोगों के पसंद का। इंसान जितने ज्यादा केसेस, इसके लिए देखो ओमी कलानी का मैंने एक वीडियो देखा, शायद आपका ही इंटरव्यू था लगता है। वो बोलते हैं हाँ मेरे पिताजी के ऊपर 22 केस है, मेरे पे नहीं, किसी एक हाँ चैनल पे कहा था मेरे ऊपर 70, हाँ है हमारे हमारे लोगों के लिए की है। कौन सा सिंगल केस बताओ जो अपने लोगों के लिए आपने ऊपर लिया है। 141 में भी वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोगों ने भरत गंगोत्री का जो चॉइस है उसको चुनना चाहिए। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आज लेते एक मुलाकात राज असरोणकर जी के साथ। काफ़ी समय के बाद में आज राज असरोणकर ने अपना समय, कीमती समय दिया और लेते मुलाकात में पूछते कि राज जी फिर एक और बार आपके सोशल मीडिया से कुछ बाहर निकलते हुए देखने को मिला। देखते हैं कि जब जब चुनाव लगता है, कभी वो विधानसभा हो, कभी लोकसभा हो, कभी कारपोरेशन हो, किस भी प्रकार के जब चुनाव लगता है तब आपकी सोशल मीडिया बाहर आती है। अब जब विधानसभा का चुनाव लगा, अभी बिगुल बच चुका है, अभी हम चुनाव में बैठे हैं, फिर एक और बार आपका एक सोशल मीडिया से बाहर निकला कि क्रिमिनल्स चुनाव में थोड़ा दूर रखे जाए और क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं की जाए। इस प्रकार की आपकी काफ़ी मैंने पोस्ट एक दो देखी। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? क्यों आप क्रिमिनल्स के पीछे पड़े हो भैया? क्या कहेंगे इस विषय तो क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स, क्राइम इन पॉलिटिक्स, इसके मैं शुरू से उसके विरोध में हूँ। जब जब मौका मिला है तो इसके खिलाफ में मैंने बोला है। चुनाव के समय में इसके लिए बोलना पड़ता है कि चुनाव के समय में लोग जो उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है वह अपने अपने एजेंडा को लेकर आगे आते हैं और लोगों के दिलो दिमाग पर हमको वोट क्यों दे, इस तरह की बातें उनकी छाई हुई रहती है। और हमारे यहाँ पर एक गड़बड़ क्या हुई है, जो कांग्रेस ने 70 साल में ये नहीं की, तो वो कौन सी चीज नहीं की जो हमेशा मैं बोलता हूँ, वो है कि डेमोक्रेसी की परिभाषा जो है और वोटिंग की जो थॉट प्रोसेस है वो कांग्रेस ने यहाँ पे नहीं बनाई। लोगों के कॉमन पीपल को ये दिमाग में डालना चाहिए था, पढ़ाई में से, नागरिक शास्त्र में से, किसी भी प्रचार में से, कि हम वोट देते हैं मतलब क्या करते हैं, हम लोक प्रतिनिधि को चुनते हैं मतलब हम क्या करते हैं, उसके पीछे क्या धारणा है, क्या होता है लोक प्रतिनिधि चुनने के बाद में, वो हमारा जो भविष्य है कॉमन पीपल का, वो एक वोट के साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है ना, इसकी जो थॉट प्रोसेस की प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो हमारे यहाँ पर इतने सालों में नहीं हुआ है। उसके कारण क्या होता है, लोग अपने जाति के लोग चुनते हैं, लोग अपने धर्म के लोग चुनते हैं, लोग जो एरिया में कोई साड़ियाँ बांटता है, कोई क्या क्या बांटता है, कोई पैसे खिलाता है, कोई चुनाव के समय में आके 500 रुपया 1200 रुपया, कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी एरियाज देखे उल्लासनगर में कि टेंडर निकाल कर बैठते हैं, रेशन कार्ड लेके बैठते हैं। ऐसे कोई आएगा तो सुबह उनका रेट 1500 होता है, फिर दोपहर तक चुनाव के दिन फिर दोपहर तक कोई नहीं आता तो 1200 पे आ जाते हैं। फिर अभी उम्मीदवारों को भी मालूम है ये लोग कितने में बिकते हैं, क्या होता है। फिर वो 500 देखो, अभी लास्ट का 4 बज गए हैं, अभी 500 ले लो, फिर 500 लेके, तो ये जो तरीका है ये डेमोक्रेसी को खतरा है। अभी उसमें बड़ा खतरा क्या आया हुआ है, पहले क्रिमिनल्स जो है ना वो पॉलिटिशियंस को पीछे से सपोर्ट करते थे। हाँ, उनको मालूम पड़ा कि जब हमारे बलबूते के ऊपर सब राजनीति चलती है तो हम क्यों ना अंदर जाए। अभी वो खुलकर अंदर आ चुके हैं। देखिए 2014 की मैं बात करता हूँ, पहले भी क्रिमिनल्स थे। हाँ, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में वो बार बार दावा कर रहे कि मैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बदलने को आया हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया, देश का सत्यानाश किया, मैं ऐसा करूँगा। तो मोदी जी का रेफरेंस आएगा ही आएगा। 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें
198 लोग 543 में 198 लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के एमपीज थे हमारे। अबे आप सोच लो, देश को चलाने वाले लोग। अच्छा, ये एमपीज बोले तो क्या ऐसी नहीं कि छोटे मोटे गुन्ना उनके ऊपर कोई आंदोलन के, वो भी होंगे, लेकिन बड़े संख्या में लोग मर्डर्स किए हुए, हाफ मर्डर वाले, एक्सटॉर्शन वाले, यहां तक के अभी की जो बॉडी ये चल रही है ना, लोकसभा की अभी चुनाव हुआ उसके पहले जो बॉडी चल रही थी, 3 एमपीज तो बलात्कार के आरोपी थे। बलात्कार के, महिलाओं के ऊपर अत्याचार वाले कहीं लोग इसमें हैं। लगभग ये पूरे भारत भर की संख्या जब निकाली थी एडीआर ने, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके संस्था है, वो लगातार एनालाइज करती रहती है। उन्होंने ये लोकसभा चुनाव के समय पे जो आंकड़ा निकाला था, तो देश भर के एमपीज और एमएलएज लगभग 1200-1500 लोग ऐसे हैं जिनके उम्र वुमेन एट्रोसिटीज को लेके गुन्हे दाखिल है। तो इस तरह का अगर माहौल होगा तो आप सुरक्षित समाज नहीं हो ना। नहीं, जो कानून बनाने वाले हैं, जो कायदा बनाने वाले हैं, जो आवाज उठाने वाले हैं, वही लोग अगर क्रिमिनल्स होंगे तो क्या होगा। मुझे याद है 2014 के चुनाव के पहले जब मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर के लीडर करके उभर कर आए थे, सही, उनका नाम आया था उभर कर, फिर उनकी सभाएं लेके उनका प्रमोशन बीजेपी कर रही थी। एक सभा में उनका वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे है। उन्होंने बोला था, ये जितने भी क्रिमिनल्स एमपी है ना, इन सब के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दूंगा, अरे, और सुप्रीम कोर्ट को बोलूंगा कि इनको डिस्क्वालीफाई करो। वाह, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उनको डिस्क्वालीफाई करती है और वहां पे फिर चुनाव होते हैं, तो क्या कोई क्रिमिनल्स चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा? सही बात है। ये किसने बोला था? मोदी जी ने। ओके, वो 2014 में, 13 की इसमें मीटिंग सभा में, 14 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ 19 में प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ 24 में फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उनके क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्रिमिनल्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, एमपीज की, एमएलएज की, और खुद बीजेपी पार्टी जो है खुद वो नंबर 1 पे है। जब भी 198 लोग थे तो बीजेपी के अकेले के 98 लोग थे उसमें। अरे बाबा, जब 231 एमपीज क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, उसमें 116 अकेले बीजेपी के थे। वो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सवाल ये होता है कि इन क्रिमिनल्स को लेके जब मोदी जी जैसे पर्सन्स दावा करते हैं कि मुझे देश को बदलना है, तो क्रिमिनल्स को लेके आप देश को बदलोगे, जिनको राजनीति से खत्म करना है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी दखल अंदाजी करनी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको मालूम है क्या आदेश है? क्या? जो भी पॉलिटिकल पार्टी हाँ, अगर किसी को उम्मीदवारी देती है ओके, और उनके ऊपर अगर गुने दाखिल है, समझो अपराध दाखिल है, हाँ, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को एक अखबार में, अपनी खुद की वेबसाइट पे हाँ, और न्यूज चैनल पे ये डिक्लेयर करना है कि हमारा ये कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, अरे। उसके ऊपर इतने इतने अपराध दाखिल है, ओके, लेकिन हमने उसको उम्मीदवारी क्यों दी, उसका कारण भी बताना है, पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को बताना है। और कि सुप्रीम, हमारे जो कैंडिडेट वो गुनहगार है, हाँ, हमने उनको उम्मीदवारी दी है। ये आपराधिक होते हुए भी हमने, अभी इसको समझो किसी के ऊपर 12 मर्डर के केस है, तो पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना है, भाई ये फलाना पर्सन है, इसके 12 मर्डर के केस है, 24 हाफ मर्डर के केस है, 2-4 बलात्कार के है, औरतों को तो हमेशा छेड़ता रहता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, इसके लिए हमने इसको टिकट दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टी को बताना है, ऑन प्रिंट मीडिया, अपने वेबसाइट पे बताना है, हाँ, न्यूज चैनल पे बताना है, ओके, और जो प्रिंट मीडिया वगैरह है वहां पे बताना है। एक बार नहीं, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दरमियान 3 बार उनको डिक्लेयर करना है, खुद उम्मीदवार को डिक्लेयर करना है कि मेरे ऊपर इतने अपराध है, पब्लिकली, सिर्फ एफिडेविट में नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है और चुनाव आयोग, कि लोगों को पता हो कि ये आपराधिक उम्मीदवार है। हाँ, फिर डेमोक्रेसी क्या बोलती है, भाई आपराधिक उम्मीदवार होते हुए भी लोग अगर चुनते हैं तो उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, बरोबर। हाँ, सवाल ये उठा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलम डाला है कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी आपने इनको टिकट क्यों दिया, उसका रीजन भी देना है। आपको मालूम है सारी पार्टी क्या रीजन देती है? मैंने बीजेपी के 1-2 लोगों के देखे ऐसे, उन्होंने रीजन लिखा है ये लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, हाँ, पॉपुलर है। अभी सवाल ये उठता है, मैं एक मर्डरी, मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी हूँ, मेरी दहशत है एरिया में, मैं एक्सटॉर्शन, खंडनी वसूल करता हूँ करोड़ों की,
और वो करोड़ों की खंडनी में से मैं लोगों को मदद करता रहता हूँ, किसको अस्पताल के, तो मैं भी पॉपुलर रहूंगा। सही है। फिर क्रिमिनल के हाथों में जाएगी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट क्रिमिनल के हाथों में जाएगी, आपकी विधानसभा असेंबली क्रिमिनल के हाथों में जाएगी। ये जो तरीके इन्होंने जो बनाए हैं ना देने का और वोट लेने का, ये डेंजर है डेमोक्रेसी, ये पब्लिक के लिए डेंजर है। देखिए कोई भी क्रिमिनल लीडरशिप जो होती है ना, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो भी क्रिमिनल ही होते हैं। उनके आपको चिंता है कि समाज में छेड़छाड़ बढ़ गई है, हाँ, औरतों के खिलाफ में असुरक्षा बढ़ गई है, बलात्कार की घटनाएं रोज बढ़ती है। एक महिला आज के 75 साल होने के बाद के वाले भारत में शाम के बाद में रात को आज की परिस्थिति ऐसी कि निकल नहीं सकती है, गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित घर पे लौट आए। सही। बरोबर, तो किससे डर है उसको? क्रिमिनल लोगों से डर है, गुंडे मवाली जो होते हैं छेड़छाड़ करने वाले, उनसे डर है। अगर हम क्रिमिनल्स को ही राजनेता बनाए, हमारा लोक प्रतिनिधि, आप दांत कहाँ मांगोगे? कहाँ पे जाके आप चिल्लाओगे कि भाई इनके कहाँ ऊपर अपनी फरियाद रखोगे? कहाँ जाओगे? ये तो आवाज उठाने वाले लोग हैं ना। अगर उनको ही हम लोग बार बार चुन के, उनकी हिम्मत बढ़ती है। आज देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, मुझे पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी है, जनरल है, छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक संजय राठौड़ शायद मंत्री अब भी बन गए थे, महिला बाल कल्याण के। उनके ऊपर एक पूजा चौहान नाम की लड़की का शोषण का उनके ऊपर आरोप था। तो भाजपा की महिला नेता है चित्रा वाघ, उन्होंने जब वो मबिया में थी, एक साइड में बहुत आवाज उठाई थी उनके खिलाफ में, ये संजय राठौड़ के खिलाफ में। अभी संजय राठौड़ और चित्रा वाघ एक ही पार्टी में है, भाजपा में एक ही समझो, वो शिंदे शिवसेना में ऐसा कुछ है, एक ही, लेकिन एक ही जगह पे है। अभी वो एक दूसरे के खिलाफ में नहीं बोलते हैं। अच्छा, देखो तकलीफ क्या होती है, ऐसे कई लोग हैं, सब बात सिर्फ राठौड़ की नहीं है, कई लोग हैं। आज के तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो महायुति वाली भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना या अजित दादा की एनसीपी हो, चाहे वो एमयूए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी या राहुल गांधी की कांग्रेस हो, ये लोग आज के तारीख में क्रिमिनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग सामने वाले पार्टी के ऊपर उंगली दिखाएंगे तो 4 उंगली हमारी भी उठेगी हमारे ऊपर, है ना। अगर बीजेपी क्रिमिनल्स को टिकट देते तो कांग्रेस वाले भी दे रहे हैं बड़ी संख्या में, कांग्रेस वाले भी दे रहे हैं। आप यही की बात देखिए, हमारे उल्लासनगर की बात आपको मैं बताता हूँ। आज के तारीख में 141 उल्लासनगर है, शरद पवार जी की एनसीपी है, बातें डेमोक्रेसी के करते हैं, संविधान बचाव की बातें करते हैं। उनका चयन क्या है, चुनाव, उनका जो चॉइस है वो क्या है, कलानी परिवार। हाँ, अभी कलानी परिवार को, मुझे कोई उनसे पर्सनल मेरी दुश्मनी, मैत्री, दोस्ती कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं एक वाइड एंगल में जब उसमें परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ विषय को, तो क्या देखता हूँ कि आज आप भाजपा के खिलाफ में क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि आपका आरोप है भाजपा के ऊपर कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है। यह आपका आरोप है, संविधान को बचाना है, लोकशाही को बचाना है। तो शरद पवार जी का पप्पू कलानी के ऊपर इतना विश्वास क्यों है कि यही संविधान को बचाएगा और लोकशाही को बचाएगा? इतने साल से आप 98 से पार्टी को चला रहे हो, 98 से लेकर 2024 तक कोई कार्यकर्ता आप तैयार नहीं कर पाए 35-40 सालों में, कि जो वहां पे संविधान, ठीक है एक समय में आपकी मजबूरी होगी, राजनीति में ये सब बातें होती रहती है, लेकिन आज का आपका एजेंडा क्या है? आज का जो आपका एजेंडा है वो संविधान को बचाने का एजेंडा है। तो आपके कैंडिडेट जो है वो उसी तरह के होने चाहिए, ये स्वाभाविक अपेक्षा है ना। इसमें मेरा विरोध है क्या, मुझे वो अच्छे लगते हैं क्या, नहीं लगते, ये बातें नहीं आती, ये बात आती है। मैं देश के इसमें फ्रेम में, मनोज लासी ने भी आपके लिए एक संदेशा भेजा है। हाँ, वो काम के लिए उन्होंने पिछली हाँ, बार आपने कल ही उनका इंटरव्यू हुआ। तो बोल रहे थे कि आप राज असरोणकर का मैसेंजर बन के मेरे पास आए थे। तो मैं सूची लेके घूम रहा हूँ, तो एक बार आप मिल लीजिए, और इस विषय में आप कैसे देखते हो कि आपको कहा उन्होंने कि भाई अभी तो आए नहीं तो मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा के मैं पूरा शहर दिखा दूं कि पप्पू कलानी ने क्या क्या काम किया। वो शायद सोशल मीडिया पे कम एक्टिवेट है। उल्लासनगर के लोग सोशल मीडिया पर पीड़ा से रो रहे हैं, पीड़ा से। अगर वो पीड़ा उन तक नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब वो लोग जो वास्तविकता है ना उससे बहुत दूर है अभी। वो जो बातें करते हैं ना कि विकास 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 विकास, वो उनको क्या लगता है, एक एस्टिमेट बनाया और वो खर्चा हो गया, हाँ, वहाँ पे उसका बिल बन गया तो विकास हो गया। इससे नहीं होता है।
विकास की परिभाषा में एक शहर रहने के लायक बनता है। रहने के रोड तो कंक्रीट के बन रहे हैं ना, अभी ब्याज भी बन रहे हैं, वो खराब अवस्था। इनको एक ही लोग ये लेके बैठे हैं कि हमारे रोड जो है वो हमने वो टाइम पे बनाए थे, आज तक खराब नहीं हुए। अरे डीपी में कौन सा, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था आपको ये बात कि वो डीपी वाला एक रोड बताए, तो वो सूची लेके घूमने से मैंने एक रोड पूछा है ना डीपी वाला, कि जो उल्लासनगर की जो डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत जो रोड बना, उसके साइड में ड्रेन बनी, उसके साइड में लाइट लगे, उसके साइड में पानी की लाइनें बिछाई गई और पूरी तरह से डेवलपमेंट हुआ। अंडरग्राउंड के सब लाइट के कनेक्शंस वगैरह ना, वायरिंग वगैरह वो सब बनी। ऐसा बताओ ना कहाँ पर है। और एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए मनोज लासी या और उनके जो लोग हैं, किसी से बहस करने का सवाल ही नहीं आता है। अगर पप्पू कलानी हो, ज्योति कलानी हो, कुमार आइलानी हो, ये जो भी और बाकी के भी महापौर, ये वो नगर सेवक, सभागार नेता, विरोधी पक्ष नेता जितने भी बन के गए हैं, उन्होंने इस शहर के लोगों को एक ही सवाल का जवाब देना चाहिए, इतने बड़े पैमाने पर उल्लासनगर लोग छोड़ के क्यों गए और छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बस इसका जवाब दो ना। ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। अगर ये शहर बनता था, यहाँ पर ये रहने लायक शहर नहीं है। मैं भी तो इसी शहर का नागरिक हूं ना, लोगों के पास जाने की जरूरत क्या है, मैं इसी शहर का नागरिक हूं। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ में बताता हूं, उल्लासनगर शहर इंसानों के रहने के लायक नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, इंसानों के रहने के लायक नहीं है। आप ये जो एस्टिमेट बना के जो आप बोल रहे हो ना, हमने विकास का आपके अहवाल में 1.5 करोड़ के 50 करोड़ के, नहीं है ये शहर इंसानों के रहने के लायक। क्या लगता है आपको? आप मुझे बताओ कि कोई किसी भी घर से मैं आपको जैकी भाई बताता हूं, किसी भी घर से आप पानी का एक नल में जाके, म्युनिसिपैलिटी के नल में जाके उसका पानी भरो और जो लैब है ना वाटर सप्लाई की, वहां पर भेज दो। ये शहर का पानी पीने के लायक नहीं है। 400 करोड़ खर्चा करने के बाद में भी इस शहर का पानी पीने के लायक नहीं है। घरों घरों में एक्वा गार्ड है, घरों घरों में लोग पानी उबाल उबाल कर, जिनकी हैसियत नहीं है वो खरीदने की एक्वा गार्ड वगैरह चलाने की, वो पानी उबाल उबाल के पीती है। यानी हम लोग, यानी हमारे शहर के नेताओं ने यानी पानी तक की भी सुविधा नहीं दी है हमारे शहर वासियों को। बेसिक देखो, किसी भी शहर की ना बेसिक सुविधा होती है ना, बेसिक, वो बेसिक ही नहीं है यहाँ पे, बेसिक ही नहीं है। क्या लगता है मैं फिर आपको दोहराता हूँ एक बात को, ये शहर जो है ना, ये बिजनेस सिटी करके पहचानी जाती है। तो कोई भी औद्योगिक सिटी जो होती है ना, उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है अच्छे रास्ते। कहाँ है इधर, क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? कोई टर्मिनल, कभी ट्रक टर्मिनल, टेम्पो टर्मिनल बना पाए कभी? कभी कोई पार्किंग रोड जोन पे बना खड़े रहते हैं, दुकानों के सामने ट्रक टेम्पो सब खड़े रहते हैं, घंटों तक ट्रैफिक जाम करके रखते हैं। आज भी मुझे अगर यहाँ से मेरे रिक्शा पकड़कर अगर 3 नंबर जाना है तो मेरे दिमाग में रहता है कि फ्लोर पे ट्रैफिक जाम होगा। जब भी जाता हूँ तो होता है, 100% होता है, बहुत ट्रैफिक की समस्या होता है। तो सॉल्व किया मतलब क्या, जब आप रोड बनता है ना, तो रोड के बनने के साथ में उसका जो ट्रैफिक की बातें है ना, समस्या है ना, वो हल होनी चाहिए। वो नहीं हुआ है। वो हुआ है क्या? पानी की समस्या हल हुई है क्या? अवैध निर्माण का यहाँ पे समस्या हल हुई है क्या? अवैध निर्माण रेगुलराइज हुए क्या? कानून की बात, अभी एक मैंने वीडियो देखा, हमने कानून बनाया, आगे क्या हुआ? नहीं लगता आपको राज जी, ये जितनी समस्या आप शहर की बता रहे हो और जो भी लीडरशिप अभी तक है, वो सब आपके नज़र में फेलियर, आपका कहने का मतलब ये निकल रहा है बात। ऐसा लग रहा है कि आपको आने वाले अभी जो विधानसभा जो चुनाव है अभी चालू है जो, उसमें आपको भी फॉर्म भर के आपको खड़ा हो जाना चाहिए पब्लिक के लिए। मेरा आपको भी अगर आप आमदार बनते हो तो जो आपकी विचारधारा है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, शहर में डेवलपमेंट कर सकते हो। आप क्यों नहीं एक चुनाव एक कैंडिडेट के तौर पे उभर के आ रहे हो, क्यों? मेरी इच्छा महाराष्ट्र का सीएम बनने की है। वेरी गुड, हाँ, होना चाहिए। कॉमन पीपल की जो सोच जो इतने सालों में भटकाई गई है ना, जो मैंने थॉट प्रोसेस के बारे में बोला चुनावी, वो जो भटकाई गई है, उस भटकाई हुई गए प्रोसेस में हम अपात्र हो गए। हाँ, लोगों को जिनको चुनना चाहिए, लोग उनको छोड़ के ये जो क्रिमिनल्स और भ्रष्ट, आज के तारीख में क्या, इंसान जितना भ्रष्ट होगा उतना लोगों के पसंद का।
इंसान जितने ज्यादा केसेस, इसके लिए देखो ओमी कलानी का मैंने एक वीडियो देखा, शायद आपका ही इंटरव्यू था लगता है, वो बोलते हैं हाँ मेरे पिताजी के ऊपर 22 केसेस, मेरे पर नहीं, किसी एक चैनल पे कहा था मेरे ऊपर 70, हाँ है, हमारे लोगों के लिए किए। कौन सा, कितना भटकाती हो लोगों को, कौन सा लोगों के लिए आपने केस किया है? एक सिंगल केस बताओ जो अपने लोगों के लिए आपने ऊपर लिया है। ये सब भटकाने का काम है। ये जो इस तरह की जो लोगों का ध्यान भटकाया हुआ है ना, उसमें हम अपत्र हो गए। हम कोशिश कर रहे हैं, देखो शायद मेरे लाइफ में नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की विचारधारा इस तरह से जाए कि आने वाले भविष्य में लोग अच्छे कैंडिडेट को चुने। आज की वर्तमान में जो चुनाव की घोषणा हुई है, 140 अंबरनाथ विधानसभा जो है जहां पे मैं रहता हूं, वहां पे मेरा दावा आज भी कायम है। वेरी गुड, मैं मैदान से बाहर नहीं हूं। वेरी गुड। परिस्थिति के ऊपर ध्यान रखकर हूँ, क्या चल रहा है, कौन आ रहे हैं, क्या हो सकता है, कौन सा एरिया है, कितने कहाँ पर वोटर्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ में क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, उसके ऊपर हम ध्यान रखकर है। 2 कैंडिडेट जो मुझे लगता है आएंगे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन 2 कैंडिडेट जो मुझे लगता है कि ये रहेंगे 2 कैंडिडेट, अगर वो होंगे तो मैं आज आपको मेरी खुद की तारीफ नहीं करूँगा, मेरे से अच्छा विकल्प नहीं होगा अंबरनाथ के लोगों के सामने। देखो लोगों को क्या चाहिए, मैं आज अभी मौका आपने दिया है, मुझे बिल्कुल मौका दिया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों को बताता हूँ। समझो बाई चांस कल मैं ये लड़ाई लड़ता हूँ और सक्सेस भी होता हूँ, सही है। मेरे जैसा एक सिंपल सादा कार्यकर्ता, मेरे जेब में पैसा नहीं है, पैदल चलता हूँ, गाड़ियाँ नहीं है, मेरे आगे पीछे बाउंसर्स नहीं घूमते हैं, लोग ऐसे मेरे जैसे किसी कार्यकर्ताओं को एक बार एमएलए बनाकर दिखाए। मेरे क्षेत्र में अगर मैं एमएलए रहूंगा, किसी भी पुलिस अफसर की ये हिम्मत नहीं होगी कि कॉमन पीपल जो है ना, उसकी बिना कंप्लेंट लेकर वो उसको भगाए, हिम्मत नहीं होगी। उनको जब मालूम होगा ना इस क्षेत्र का एमएलए राज असरोणकर है, तो किसी तहसीलदार में, म्युनिसिपालिटी में लोगों के पास में 5 रुपए भी मांगने की हिम्मत नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ में बोलता हूँ। बाकी के विकास के काम तो होते रहेंगे जो होते हैं। करप्शन रुकेगा 100%, 100% रुकेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं और कॉर्पोरेटर नहीं रुका तो मैं सिंपल कॉर्पोरेटर लोगों ने आपको मौका दिया, राजी, अगर आप करप्शन में लगाम नहीं लगा पाए तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा और अगर इसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं उसी समय में उसका रिजाइन करके पद का, क्योंकि फिर उस पद पे रहने के हम लोग लायक नहीं है। लायक नहीं है, सही है। ये विचार, ये भावना होनी बाहर चाहिए। निकल जाऊंगा अगर मैं नहीं कर पाया। मेरे क्षेत्र के लोगों का कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं ली जा रही है, उनको धक्के मार के भगाया जा रहा है, उनके तहसीलदार में काम अड़ाए जा रहे हैं, उनको म्युनिसिपालिटी तकलीफ दे रही है। मेरे एक क्षेत्र के लोग, उनमें किसी फैमिली के पास में पैसा नहीं है करके वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके पास में पैसा नहीं है करके उनकी मेडिकल की ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। ये मेरे लिए लांछन होना चाहिए। मैं वहां का लोक प्रतिनिधि हूँ। अगर इस तरह का अगर कभी हुआ तो मैं वो पद छोड़ के रिजाइन करके निकल जाऊंगा, रास्ते पे उतरूंगा सरकार के खिलाफ में और फिर लड़ूंगा। देखिए क्या रहता है, लोक प्रतिनिधि लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सही। तो उस तरह का लोगों ने भी लोक प्रतिनिधि चुनना चाहिए। ये गाड़ियाँ, ये बंगले और ये बाउंसर्स और मेरी जात, मेरा धर्म, ये सब चीज़ों से उससे कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग आज भुगत रहे हैं ना, ये इस तरह के वोटिंग का नतीजा है, गलत वोटिंग का। मैं 141 विधानसभा है, वहाँ के भी लोगों को अपील करूँगा, जिनको आपने मौका दिया है पहले, अभी बस करो, उनको रुका दो, घर में बिठा दो, या उनको सोचो ही नहीं उनके बारे में। अगर कोई भी नया कार्यकर्ता वहाँ पे उभर के आता है, नए चॉइस लाओ, नए को मौका दो। देखिए एक टाइम था, आपको मालूम होगा, आप भी उस वक्त में थे साथ में मेरे, 2003 में मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। 2003 आप नहीं, मैं नहीं था पॉलिटिक्स, मेरे सामने मैं की बात कोई है। कार्यकर्ता नहीं था। मुझे नरेंद्र राजनी ने उठा के मौका दिया और सेफ मुझे कॉन्स्टिट्यूएंसी दी, विधानसभा मतदार संघ दिया करके मुझे नगर सेवक बनने का मौका मिला। मैंने बड़े बखूबी से उसको निभाया नगर सेवक पद को। और आज जो राज असरोणकर लोगों के सामने बैठा है, जो लड़ता है, फाइट करता है, वो उस जो मुझे मौका मिला, राजनी साहब ने जो आपको मौका दिया, उसका नतीजा है, बरोबर। तो मुझे लगता है कि कॉमन पीपल ने अभी नया चेहरा, मत जाओ इसकी चलती है क्या, ये पॉपुलर है क्या, मत जाओ, चॉइस करो, नया चेहरा ढूंढो और उसको खड़ा करो चुनाव में। क्या लगता है आपकी नजर में नया चेहरा
आप काफी अच्छे मित्र भी हैं भरत गंगोत्री के भी। देखो, तो क्या लगता है आप भरत गंगोत्री को एक नया चेहरे के रूप में 141 विधानसभा में देखना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, भरत गंगोत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, लेकिन मैं दोस्त के नाते अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। मैं शहर का नागरिक करके अपना ओपिनियन दूंगा कि 141 में भी वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ के लोगों ने भरत गंगोत्री का जो चॉइस है उसको चुनना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा बहुत न्यूट्रल स्टेटमेंट है, शहर के हित में है। मैं कुमार एलनी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पप्पू कलानी, ओमी कलानी के भी विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे शहर के फेवर में बोल रहा हूँ। मैं भरत गंगोत्री के भी फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, ये शहर के फेवर का ओपिनियन है। भरत गंगोत्री को मौका मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक बार उसको मौका देना चाहिए। उन्होंने अपने क्षेत्र में, भले लोकल क्षेत्र में जो काम किया है वो थोड़ा अलग टाइप का है, उसकी सोच थोड़ी अलग टाइप की। शाही पर्सन है, बड़ा दबंग दिखता नहीं है, हाँ, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है थोड़ा सा शर्मिला टाइप की पर्सनैलिटी उसकी है। लेकिन मुझे लगता है अगर उनको मौका मिला तो उल्लासनगर की शक्ल सूरत चेंज हो जाएगी। और हमारे जैसे लोग हैं, अगर वो कभी इधर उधर बिगड़ेगा तो हम बैठे हैं ना, बैठे हैं संभालने के लिए। नहीं संभाल लेंगे, ने विरोध करेंगे, पूछेंगे गड़बड़ किया तो। अच्छा, ऐसा विरोध भी करेंगे। पद का दुरुपयोग किया तो उनके घर के सामने बैठ के अनशन करेंगे। इधर पर्सनल लाड नहीं है किसकी। हम काम होना चाहिए, एक ऐसा नेता चुन के आना चाहिए जो शहर के सही काम होने चाहिए। और जो उल्लासनगर के जो लोग, हमारे शहरवासी, हमारा एक परिवार जो पलायन होकर दूसरे शहरों में जा रहा है, उन सब चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। पिछले इंटरव्यू में मैंने उनका एक इंटरव्यू हमारे मीडिया भारत में हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि मेरा एक ही लक्ष्य है, जो लोग छोड़ के गए हैं उनको वापस कैसे लाएं? उनको वापस लाना। मुझे लगता है कि एक लाइन में उन्होंने बहुत कुछ पूरा बोला है, बहुत कुछ बोल दिया। अगर लोगों को वापस आना है या बचे हुए लोगों को नहीं जाना है तो नया चेहरा हो सकता है। भरत गंगोत्री अगर आते आगे, भिड़ते उतरते मैदान में, तो चुनना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज राज जी से बात करते हुए, और ज़रूर लोगों के बीच में जाएंगे, गोल मैदान जाएंगे, और भी ऐसे काफ़ी लोकेशंस है उल्लासनगर के अंदर, स्टेशन हुआ, कॉलेजेस हुआ। हम युवा पीढ़ी से पूछेंगे कि इस बार अगर किस्मत बदलनी है शहर की तो एक ऐसा चेहरा चुनना पड़ेगा, जो इस बार ऐसा चेहरा चुनना पड़ेगा जिसमें वो हिम्मत हो, वो लगन हो काम करने की, अपने क्षेत्रों को बदलने की, अपने शहर को बदलने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।